Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on protection mechanisms. Students, हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस किस तरह से हम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसके थ्रू यूजर का ऑथेंटिकेशन चेक किया जा सकता है कि जो यूजर हमारे सिस्टम को यूज करने वाला है, जो यूजर हमारे सिस्टम को, हमारी फाइल्स को यूज कर रहा है, ओपन कर रहा है, वो ऑथराइज्ड है उसके लिए या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं, जिसके लिए सबसे कॉमन टेक्निक है पासवर्ड यूज करना। और पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, पासवर्ड बनाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स दैट आर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम रिसोर्सेज, दैट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो कि यूज हो सकती हैं प्रोटेक्शन के लिए, सिस्टम के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सिस्टम के रिसोर्सेज में हार्डवेयर रिसोर्सेज भी आते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी आते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंदर आपके सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस है, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जितनी भी हैं, और आपके हार्ड डिस्क है, मेमोरी है। इसके अलावा जो आपके रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आते हैं, उनमें आपकी फाइल्स आ जाती हैं, डायरेक्टरीज आ जाती हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, उनको हमें सिक्योर करने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म्स आप यूज कर सकते हो, उनको हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। One of the main problem that any system has to tackle is to protect the file from unauthorized user. Confidential information from file should not be accessible to any unauthorized user for reading, changing और डिलीटिंग। सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है किसी भी फाइल के साथ में, किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर, वो होती है कि हमें अपनी फाइल्स को, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो कि फाइल की फॉर्मेट में हमारे पास में स्टोर है, उनको किसी भी अनऑथराइज यूजर से सेव करना, उनसे प्रोटेक्ट करना, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज यूजर हमारी फाइल्स को, हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड ना कर सके, उसके अंदर कोई चेंजेस ना कर सके, उसको डिलीट ना कर सके। तो हमारी फाइल्स के अंदर किसी भी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन या रीडिंग राइटिंग ना हो सके, ये हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है अपनी फाइल या अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। In some cases, it may be necessary to prevent user or users belonging to a certain group from accessing a complete directory. कई बार ऐसा भी होता है कि बजाय कुछ फाइल्स के हमें पूरी की पूरी डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी को आप मान सकते हो एज अ फोल्डर्स मान सकते हो, जिनके अंदर जो क्या है, ग्रुप ऑफ फाइल्स है। तो सिमिलर टाइप की फाइल्स को हम क्या करते हैं, एक तरह की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर देते हैं, एक तरह की फोल्डर्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो जो हमारी डायरेक्टरीज हैं, हम क्या कर सकते हैं, बजाय कुछ फाइल्स के बल्कि पूरी पूरी डायरेक्टरी को भी हमें कई बार सेफ्टी प्रोवाइड करानी पड़ती है किसी पर्टिकुलर यूजर से या ग्रुप ऑफ यूजर से, कि वो हमारी उस फाइल को या उस डायरेक्टरी को ही एक्सेस ना कर सके, कंप्लीट डायरेक्टरी को ही एक्सेस ना कर सके। जैसे पर एक ग्रुप है यूजर का या कोई एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट इन फाइल्स को नहीं देख सकता, या वो डिपार्टमेंट है वो इन डायरेक्टरीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप किसी पर्सन से या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से किसी एक फाइल को या ग्रुप ऑफ फाइल को इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। The operating system have a generalized strategies to deal with all of them. इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक जनरलाइज स्ट्रेटजी क्रिएट की है जो कि इन सब से डील करेगी। All such it are called object which need to be protected by given certain access right to known subject who want to access these objects। यहाँ पर हम जो रिसोर्सेज हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो फाइल्स हैं, चाहे वो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं,
जो भी चीजें हैं जिनको भी हमें, जिन रिसोर्सेज को हमें प्रोटेक्ट करना है, उन रिसोर्सेज को तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। और जिनसे हमें प्रोटेक्ट करना है, जैसे यूजर्स हैं जिनको हमने राइट्स दे रखे हैं, उन यूजर्स को हम क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट्स कह रहे हैं। तो हमें जो जिन यूजर्स को हमने सर्टेन एक्सेस राइट्स दे रखी हैं, उनसे, उन राइट्स के अलावा बाकी जिनको राइट्स नहीं दे रखी, उन सबसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो तो कौन है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट्स नाम दे रहे हैं। और जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑब्जेक्ट नाम दे रहे हैं। तो अब हम आगे जो वर्ड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हमें सेव करना है। और सब्जेक्ट अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यूजर के बारे में बात कर रहे हैं जो उन रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है। For various objects, the operating system allow different access right for different subjects. जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के एक्सेस राइट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को देता है। जैसे किसी रिसोर्स को यूज करने के लिए किसी यूजर को कुछ अलग एक्सेस राइट्स होंगे और दूसरे यूजर को उसके लिए कुछ और ही एक्सेस राइट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझे, कोई एक फाइल है, फाइल को हमने फाइल के लिए क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर अ फाइल दीज एक्सेस राइट्स कैन बी ओन, राइट, अपेंड, रीड, एग्जीक्यूट एटसेट्रा। एक फाइल होती है तो फाइल के ऊपर क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, फाइल के ऊपर ओन राइट हो सकता है। ओन का मतलब जिसकी फाइल है, खुद की फाइल है तो उसके लिए ओन राइट होता है। राइट, राइट का मतलब होता है उस फाइल के अंदर लिखा जा सकता है। अपेंड, अपेंड का मतलब होता है फाइल में जहां तक लिखा हुआ है उसके आगे ऐड किया जा सकता है। रीड, उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट, उस फाइल को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो ये अलग अलग इसमें एक्सेस राइट्स हैं। अब इसमें कह रहे हैं फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ डिफरेंट एक्सेस राइट्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब क्या है कि हर यूजर को हर रिसोर्स के ऊपर अलग अलग राइट्स होते हैं। जैसे सपोज करें एक फाइल है, उस फाइल के ऊपर अगर मैं उसकी यूजर हूं तो मुझे हो सकता है उस फाइल के ऊपर राइट करने के राइट्स दे रखे हैं। मैं उस फाइल को के ऊपर राइट कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। मुझे ये राइट्स दे रखे हैं कि मैं उस फाइल में लिख सकती हूँ या अपेंड कर सकती हूँ। उसी फाइल को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उस फाइल को सिर्फ रीड ओनली का राइट है। आप उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। जैसे ये मैं फाइल शेयर कर रही हूँ आपसे, ये मेरे नोट्स हैं, तो मैं इन नोट्स के अंदर राइट कर सकती हूँ, इनमें अपेंड कर सकती हूँ, आगे और एड ऑन कर सकती हूँ डेटा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनको सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो रिसोर्स तो एक ही है, ये फाइल तो एक ही रिसोर्स है, लेकिन मुझे अलग एक्सेस राइट दे रखा है, आपको अलग एक्सेस राइट दे रखा है। मुझे राइट के लिए दे रखा है एक्सेस राइट, आपको रीड ओनली फॉर्मेट में दे रखा है एक्सेस राइट। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस राइट्स दे रखे होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इफ अ यूजर क्रिएट अ प्रोसेस and when it try to access a file, the access right could be checked before grant any access to that process on file. जब भी कोई प्रोसेस, क्या होता है, इफ ए यूजर क्रिएट अ प्रोसेस, जब भी कोई यूजर एक प्रोसेस क्रिएट करता है और वो प्रोसेस क्या करती है, किसी फाइल को एक्सेस करना चाहती है, तो जब भी वो फाइल को एक्सेस करेगी उससे पहले क्या होगा, पहले एक्सेस राइट चेक होता है कि क्या उसको उस फाइल को एक्सेस करने के राइट्स हैं। अगर उसको फाइल को एक्सेस करने के राइट्स हैं तो ही परमिशन ग्रांट होती है, वो प्रोसेस उस फाइल को एक्सेस कर सकती है। अदरवाइज उस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट नहीं होती है। If that process in turn create a child process, the child process can inherit the access right from the parent process. अगर वो प्रोसेस, एक प्रोसेस जो है वो कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है, तो चाइल्ड प्रोसेस में भी जो एक्सेस राइट्स हैं, पेरेंट प्रोसेस के जो एक्सेस राइट्स हैं, वो चाइल्ड प्रोसेस में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। जैसे अगर एक प्रोसेस है कि
और वो प्रोसेस को राइट्स, किसी फाइल को एक्सेस करने के राइट्स हैं, और उस फाइल को वो उस फाइल के अंदर वो अपेंड कर सकती है। तो उसकी जो चाइल्ड प्रोसेस होगी वो भी उस फाइल के अंदर अपेंड कर सकती होगी। तो उस फाइल की जो चाइल्ड प्रोसेस होगी, जो चाइल्ड प्रोसेस है, वो चाइल्ड प्रोसेस को भी सेम राइट्स इनहेरिट हो जाते हैं। देयरफॉर द सिस्टम मेंटेन्स अ मैट्रिक्स ऑफ एक्सेस राइट्स फॉर डिफरेंट फाइल फॉर डिफरेंट यूजर। इसलिए क्या होता है, जो हमारा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, एक मैट्रिक्स मेंटेन करता है। और किस चीज की मैट्रिक्स मेंटेन करता है, एक्सेस राइट्स की मेंटेन करता है। एक मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को क्या क्या एक्सेस राइट्स दे रखे हैं, ये उस मैट्रिक्स के अंदर मेंटेन किया जाता है। एन एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स, एसीएम बोलते हैं इसको। तो एन एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स हैज टू बी स्टोर्ड by the operating system in order to decide to which user to grant what access right for which file। ये एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स जो होती है, जो डिजाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या स्टोर करती है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस यूजर को कौन से एक्सेस राइट्स हैं किस फाइल के ऊपर। क्या डिसाइड करता है इसमें, कौन से यूजर को किस फाइल के ऊपर कौन से एक्सेस राइट्स हैं। ये इंफॉर्मेशन इस एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स के अंदर स्टोर की जाती है। तो इसमें एक साइड में तो क्या होते हैं, एक तरफ तो इस मैट्रिक्स में रिसोर्सेस शो कर दिए जाते हैं, एक तरफ इसमें जितने भी यूजर्स हैं उनके नाम शो कर दिए जाते हैं, और फिर किस यूजर को किस रिसोर्स के ऊपर क्या राइट है वो इसमें शो किया जाता है, स्टोर किया जाता है। बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एसीएम। इस एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स को बनाने के तीन तरीके होते हैं, तीनों में से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है। थ्री मेथड्स कौन कौन से होते हैं एसीएम के, पहला आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएम। इनमें से बनाने का तरीका अलग अलग है, बाकी तीनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स बनाने के लिए। पहला जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या करते हैं, इन एसीएल द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर द डेटा बाय कॉलम। यहाँ पर जो डेटा है उसको कॉलम वाइज मेंटेन करना है, कॉलम वाइज स्टोर करना है। फॉर ईच फाइल इट मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट विच यूजर हैव एक्सेस राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर फाइल के लिए इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे कि किस यूजर को कौन से एक्सेस राइट्स दे रखे हैं। इट स्किप द ब्लैंक कॉलम एंड ब्लैंक रोज एंट्रीज फ्रॉम द मैट्रिक्स। इसमें कोई भी ब्लैंक कॉलम हो, ब्लैंक रो एंट्रीज जो है उनको स्किप कर दिया जाता है, उनको नहीं रखा जाता। बेसिक फाइल डायरेक्टरी इज द राइट प्लेस टू मेंटेन द एसीएल। जो हमारी बेसिक फाइल डायरेक्टरी होती है वहां पर एसीएल जो है उसको मेंटेन किया जाता है, वहां पर ये बनाई जाती है, स्टोर की जाती है। दूसरा मेथड आता है कैपेबिलिटी लिस्ट। अब ऊपर वाले में हमने कॉलम वाइज डेटा मेंटेन किया था, यहाँ पर हम रो वाइज करेंगे, दोनों में बस यही डिफरेंस होता है। कैपेबिलिटी लिस्ट में क्या है, द एसीएल मेथड हैड स्लाइस द एसीएम बाय द कॉलम। इफ वी स्लाइस द एसीएम बाय रो वी गेट द कैपेबिलिटी लिस्ट। सेम वही उसी तरह से हमें क्या करना है, यूजर को मेंटेन करना है, और यूजर के साथ में रिसोर्सेज को मेंटेन करना है, और कौन कौन से एक्सेस राइट्स हैं किस यूजर को किस रिसोर्स के ऊपर, ये तीन चीजें मेंटेन करनी है। अब इसको कॉलम वाइज अगर मेंटेन करोगे तो एसीएल बनेगा, रो वाइज मेंटेन करोगे तो कैपेबिलिटी लिस्ट बनेगी। We get a capability list if this means that for each user the operating system will have to maintain the list of file or list of file that he can access and the way in which it can be accessed। इसमें हर यूजर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लिस्ट मेंटेन करता है फाइल की, जिनको कि वो एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से उनको एक्सेस कर सकते हैं। द कैपेबिलिटी सिस्टम अलाउ द प्रोटेक्टेड डेटा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैपेबिलिटी सिस्टम जो है
वो प्रोटेक्टेड डेटा को अलाउ करता है डिस्ट्रीब्यूट करने में। इन कैपेबिलिटी सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैंसिल एनी एक्सेस राइट ऑलरेडी ग्रांटेड। इसमें लेकिन अगर एक बार कोई भी ग्रांट दे दी, किसी भी कोई भी एक्सेस राइट ग्रांट कर दिया गया किसी को भी, तो फिर उसे बाद में कैंसिल करना मुश्किल होता है, बाद में कैंसिल उसको नहीं कर सकती। थर्ड जो आता है मेथड, वो थर्ड मेथड आता है कंबाइंड स्कीम, जो एसीएल और कैपेबिलिटी लिस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है। इस मेथड में क्या करते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसीएल एंड कैपेबिलिटी लिस्ट टेक्निक कैन बी यूज टू डिजाइन अ न्यू प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कंबाइंड स्कीम। इन सच केसेस इनिशियली अ परमिशन इज वेरीफाइड यूजिंग एसीएल टेक्निक। शुरू में तो क्या करते हैं, परमिशन है या नहीं है यूजर को, वो चेक करने के लिए तो एसीएल टेक्निक यूज करते हैं, कॉलम वाइज पहले चेक कर लेते हैं। At this junction, a capability list is granted, which is stored and then used to subsequent operation with the principle of the capability list. फर्स्ट लेवल पे पहले हम क्या करते हैं, एसीएल को यूज करते हैं, और फिर उसके बाद में परमिशन ग्रांट करने के बाद में हम क्या करते हैं, कैपेबिलिटी लिस्ट को यूज करते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम कंबाइंड स्कीम के अंदर। तो ये तीन मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, एसीएल यूज कर सकते हैं, कैपेबिलिटी लिस्ट यूज कर सकते हैं, या चाहे तो दोनों का मिक्स भी यूज किया जा सकता है। बहुत सारी जगह पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने की जगह 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसीएल एंड कैपेबिलिटी लिस्ट। कंबाइंड स्कीम की बात नहीं की गई है, लेकिन कई जगह पर इसको 3 पार्ट में कर दिया जाता है कि दो तो है ही, एसीएल और कंबाइंड स्कीम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक थर्ड पार्ट और बना दिया जाता है कंबाइंड स्कीम का। तो आप चाहें तो इसे 2 पार्ट में भी रख सकते हो, चाहे तो थर्ड पार्ट कंबाइंड स्कीम का भी बता सकते हैं। ये थे हमारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की। प्रोटेक्शन के जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, 2 तरह की मैकेनिज्म बेसिकली रहती हैं, कैपेबिलिटी लिस्ट एंड एसीएल, और कंबाइंड स्कीम भी हो सकती है दोनों को कंबाइंड करके। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है, ये इसके बारे में पहले भी हमारी बात हुई थी। एनक्रिप्शन जो मेथड है उसका मतलब होता है कि जब आप मैसेज को सेंड करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो या आप अपने पास में, जैसे मैंने बताया था कि आपने के जितने भी यूजर्स हैं आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उन सबके आईडी और पासवर्ड आप अपने पास में सेव रखते हो एक सिस्टम पर, एक फाइल जो है सिस्टम पे सेव रहती है, जिसमें जितने भी यूजर्स हैं सबके आईडी और पासवर्ड स्टोर रहते हैं। तो क्या होता है कि वो उन फाइल्स को, उन आईडी पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखा जाता है। क्योंकि अगर किसी ने भी उन आईडी पासवर्ड उस सिस्टम को क्रैक कर लिया, उस सिस्टम को देख लिया, और वहां पे जाके उसने हैक कर लिया सिस्टम को, सारे आईडी पासवर्ड उसे मिल गए, तो वो उनका मिसयूज कर सकता है। या दूसरी चीज, अगर आप कोई मैसेज पास कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जा रहा है, और बीच में किसी ने उस मैसेज को देख लिया, जैसे अपन ने सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़े थे, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स में क्या हो रहा था, आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी टैपिंग हो रही थी, डिस्क्लोजर हो रहा था, अमेंडमेंट हो रहा था, फैब्रिकेशन हो रहा था। ये टॉपिक्स अपन ने पढ़े थे सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर। तो ये सब हो रहा था क्यों, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा, ले रहा था, एक्सेस कर रहा था। तो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, अगर कोई भी एक्सेस करेगा और उस इंफॉर्मेशन में ऑल्ट्रेशन करेगा, डिलीशन करेगा, इंफॉर्मेशन को रीड करके उनका मिसयूज करेगा, डिस्क्लोजर करेगा, तो वो इंफॉर्मेशन जो है हमारी सही वे में दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी, या उसमें मॉडिफिकेशन होके पहुंचेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारी इंफॉर्मेशन, जब हमारा कोई डेटा, कोई हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, तो वो सिक्योर वे में जाना चाहिए। तो सिक्योर वे में जाने के लिए जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन जैसी है वैसी ना जाए, सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में ट्रांसफर ना हो, बल्कि उसको क्या किया जाए, एनकोडेड कर दिया जाए। तो जो इंफॉर्मेशन है, अगर उसे हम एनकोडेड कर देंगे, एनक्रिप्टेड कर देंगे, तो जब वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी नेटवर्क के ऊपर,
और अगर बीच में किसी ने उस इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया तो वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलेगी, उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगी, एनकोडेड फॉर्म में मिलेगी, और वो कोड उसको समझ में नहीं आएगा। उस कोड को अगर वो ले भी लेता है तो उस कोड से वो कुछ भी मिसयूज नहीं कर सकता उस कोड का। तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। और जब वो इंफॉर्मेशन दूसरे एंड पर जाएगी, जिस जो राइट पर्सन है उसके पास पहुंच जाएगी, तो वहां पर जाने के बाद में वो एनक्रिप्टेड फॉर्म वापस से डिकोड कर दी जाएगी, डिक्रिप्ट कर दी जाएगी, और वहां पर डिक्रिप्ट करके वापस से पहले जैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एनक्रिप्शन के अंदर हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स भी यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी भी एक किस तरह की टेक्निक है जिसमें एनकोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं मैसेजेस की। तो हम इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एनक्रिप्शन पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेजेस को कैसे सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेते हैं एनक्रिप्शन, पहले पढ़ते हैं। ऑल मॉडर्न सिक्योरिटी मैकेनिज्म वर्क ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग मैसेजेस, विच मीन एनकोडिंग डिकोडिंग ऑफ द मैसेजेस। जितनी भी आज मॉडर्न सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, वो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग ऑफ द मैसेजेस, जिनका मतलब होता है कि हमारे मैसेज को क्या करना, एनकोडिंग करना और डिकोडिंग करना। क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ एनकोडिंग, एनकोडिंग मतलब होता है एनक्रिप्टिंग करना, और डिकोडिंग मतलब होता है डिक्रिप्टिंग करना। तो जो क्रिप्टोग्राफी है वो एक ऐसी टेक्निक है जो मैसेजेस को, जो हमारी इंफॉर्मेशन को एनकोडिंग और डिकोडिंग करने का काम करती है, सो दैट दे आर नॉट बी अंडरस्टैंड बाय एनीबडी एक्सेप्ट द सेंडर एंड द रिसीवर। सिर्फ ये जो मैसेजेस हमारे जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन मैसेजेस को अगर हम एनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, वो मैसेज सिर्फ वो मैसेज को कोई भी आउटसाइड पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर हमारा मैसेज एनक्रिप्ट होके जा रहा है तो कोई भी आउटसाइडर पर्सन हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे मैसेज को, इसको नहीं समझ पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, सिवाय किसके, जो भेजने वाला है उसको पता होगा कि उसने क्या भेजा है, और जो उससे रिलेटेड रिसिपेंट होगा उसको पता होगा कि क्या भेजा गया है, क्योंकि उसी के पास में जाके वो मैसेज डिकोड होगा। एक जगह से एनकोड होगा, दूसरी जगह जाके डिकोड होगा। बाकी बीच में अगर कोई भी उस मैसेज को देखने की कोशिश करता है, देख लेता है, टैप कर लेता है, डिस्क्लोज कर देता है, कुछ भी करता है, उसको वो मैसेज किसी काम का नहीं मिलेगा, उसको वो मैसेज समझ में नहीं आएगा। The sender and the recipient of the message decide on encoding and decoding scheme, decide on an key on encoding and decoding scheme and use it for communication। जो सेंडर और रिसिपेंट होते हैं वो मैसेज सेंड करने से पहले किसी एक की के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि हम एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए कौन सी की यूज करेंगे। एक की डिसाइड कर लेते हैं और उसी स्कीम के थ्रू वो कम्युनिकेशन अपना करते हैं, उसी की को वो अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। इन टेक्निकल टर्म्स द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग मैसेजेस इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन। टेक्निकल टर्म में जो एनकोडिंग की प्रोसेस है, मैसेजेस को एनकोड करने की जो प्रोसेस है, उसको हम एनक्रिप्शन बोलते हैं। इनिशियली द ओरिजिनल टेक्स्ट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, बट व्हेन इट इज एनक्रिप्टेड इट इज कॉल्ड सिफर टेक्स्ट। जब हमारा वो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में, जब उसको एनकोड कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम सिफर टेक्स्ट। द रिसिपेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग and decode the message to extract the correct meaning out of it। जो सिफर टेक्स्ट है वो ही हमारा ट्रेवल करता है नेटवर्क के ऊपर। तो जब हमारी इंफॉर्मेशन और जब यूजर के पास जाता है, रिसिपेंट के पास जाता है, तो वहां जाके उसका डिक्रिप्शन होता है। तो ये डायग्राम से समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है।
और प्लेन टेक्स्ट मूव करता है, प्लेन टेक्स्ट को क्या किया जाता है, एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, एनक्रिप्शन होता है, एनक्रिप्शन करके प्लेन टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, एनकोड कर देते हैं, एनकोड होने के बाद में ये बन जाता है सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह यही मूव करता है। अब इस टेक्स्ट को कोई भी नहीं समझ पाता। अगर कोई भी नेटवर्क पे हमारे इस टेक्स्ट को हैक कर लेता है, देखता है, तो वो इस टेक्स्ट को नहीं समझ पाएगा, तो वो ना इसमें अमेंडमेंट कर पाएगा, ना इसका फैब्रिकेशन कर पाएगा, इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो समझ ही नहीं आएगा। ये टेक्स्ट मूव करता है, जब वो दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, जहां पे उसे पहुंचना था, वहां पहुंचने के बाद में ये डिक्रिप्ट होता है, डिकोडिंग होती है इसकी, और वापस से ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जहां से ये रिसिपेंट को मिल जाता है। तो रिसिपेंट को तो प्लेन टेक्स्ट मिला, सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट भेजा था, लेकिन बीच में जब ट्रेवल किया, तब ट्रेवल करने के टाइम पर ये किस में कन्वर्ट हो गया था, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया था। The sender applies the encryption algorithm and recipient applies the decryption algorithm. जब सेंडर मैसेज को सेंड करता है, टेक्स्ट को सेंड करता है, तो वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाता है, और जब वो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाता है तो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है सिफर टेक्स्ट में, और फिर सिफर टेक्स्ट मूव करता है नेटवर्क पर। जब वो दूसरे एंड पर जाता है तो वहां पर जाके डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगती है, और वो क्या करती है, सिफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देती है प्लेन टेक्स्ट में, और रिसिपेंट को प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। द एल्गोरिथम कंटेन अ की फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज, ओनली द पर्सन हैविंग द की नो हाउ टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। यहाँ पर ये कन्वर्ट करने के लिए जो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, उनमें एक की कंटेन करते हैं। ये प्राइवेट की या पब्लिक की होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो कीज होती हैं जो ये ट्रांसफॉर्मिंग करने का में हेल्प करती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। दे आर, या ट्रांसफॉर्मेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है, इसमें पहला मेथड हो सकता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सिफर। सब्स्टिट्यूशन सिफर जो होता है, इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, in the substitution cipher technique, the character of a plain text message are replaced by other characters, numbers or symbols. Caesar cipher is a special case of substitution technique with each alphabet in a message is replaced by an alphabet 3 places down the line. सब्स्टिट्यूशन सिफर के अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन सिफर का जिसे हम लेंगे इसमें। सब्स्टिट्यूशन सिफर में क्या होता है, इस टेक्निक में जो प्लेन टेक्स्ट है मैसेज का, उसको रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और करेक्टर या नंबर या सिंबल से। सीजर सिफर जो है एक स्पेशल केस है सब्स्टिट्यूशन सिफर का, जिसमें हर अल्फाबेट को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और अल्फाबेट से, 3 प्लेसेस आगे से, और नीचे की लाइन में उसको रिप्लेस करते जाते हैं। कैसे करते हैं इसको, इसका एग्जांपल देखिए, समझिए। हमारे पास में फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है हेलो, मुझे आपको भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, पासवर्ड है हेलो। तो अगर मैं हेलो भेजूंगी पासवर्ड, तो पासवर्ड कोई भी देख लेगा और उस पासवर्ड को चेंज कर सकता है, ऑल्ट्रेशन कर सकता है, कुछ भी डिलीशन कर सकता है, या उसमें चेंजेस कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो हमने क्या किया, उसको एनक्रिप्ट करके भेजना है। तो एनक्रिप्ट कैसे करेंगे, मैंने बताया, इसमें सीजर सिफर क्या करता है, 3 कैरेक्टर्स आगे के भेजता है। 3 कैरेक्टर्स आगे के भेजेगा। हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, इसमें एनक्रिप्शन मेथड यूज कर रहे हैं। हमने कहा हम सीजर सिफर मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफर यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर में हमारी की क्या है, 3 कैरेक्टर्स। तो अब एच है, हेलो में क्या है पहला वर्ड, एच। एच के आगे थर्ड करेक्टर कौन सा होता है, 1 2 3। थर्ड करेक्टर कौन सा है, के, तो हमने लिखा के। फिर हेलो का सेकंड वर्ड क्या है, ई। ई कहाँ है, ये रहा। ई के आगे थर्ड करेक्टर कौन सा है, 1 2 3 एच। तो
ई की जगह लिख दिया एच। फिर क्या है एल, एल कहाँ है, यहाँ पर। तो एल से आगे थर्ड करेक्टर कौन सा है, 1 2 3 ओ। तो हमने एल की जगह लिख दिया ओ। फिर एल है तो एल की जगह ओ। फिर ओ है तो ओ कहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। तो ओ का थर्ड करेक्टर कौन सा है, 1 2 3 आर। तो ओ की इसकी जगह पर लिख दिया आर। तो हेलो वर्ल्ड में हर करेक्टर का अगला थर्ड करेक्टर लिखा है हमने। हेलो है तो हेलो के आगे का हर थर्ड करेक्टर जो आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिखा, तो वर्ड क्या बना, फोर। अब एक फोर जो लिखा, हम ये वर्ड भेजेंगे। ये क्या है, इसका एनक्रिप्टेड फॉर्म। ये थी प्लेन टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये है इसका एनक्रिप्टेड फॉर्म। हमने फोर भेजा। अब फोर हमने भेजा, पासवर्ड क्या है फोर, और साथ में हमने ये बता रखा है कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं एनक्रिप्शन के लिए, सब्स्टिट्यूशन सिफर यूज कर रहे हैं, थ्री की है हमारी। तो जब ये आपके पास पहुंचेगा, रास्ते में अगर किसी को कोर पता चल भी गया, तो वो कोर के वर्ड को आगे पीछे करके डाल के देखेगा, पासवर्ड में करके देखेगा। कोर से वो कभी भी पासवर्ड नहीं पता कर सकते, क्योंकि कोर में वो वर्ड भी आगे पीछे करेगा, स्मॉल कैपिटल करेगा, तो भी हेलो नहीं बनेगा। लेकिन आपके पास जब पहुंचेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करेंगे, यानी आप इसका उल्टा चलेंगे। आपको पता है ये थ्री करेक्टर आगे के हैं, तो आप अल्फाबेट ऐसे लिखेंगे, और के से थ्री करेक्टर पीछे चलेंगे तो आपको एच मिल जाएगा। एच से थ्री करेक्टर पीछे चलेंगे ई मिल जाएगी। ओ से थ्री करेक्टर पीछे चलेंगे एल मिल जाएगा। और आर से थ्री करेक्टर पीछे चलेंगे तो आपको एल ओ मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में वर्ड निकल के आ जाएगा हेलो। तो ये कहते हैं सब्स्टिट्यूशन सिफर, यानी सब्स्टिट्यूट करना, एक करेक्टर से करेक्टर अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट को रिप्लेस कर देना। तो एक सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस तरह से हो सकता है, एनक्रिप्शन का मेथड। दूसरा हो सकता है ट्रांसपोजिशन सिफर। ट्रांसपोजिशन सिफर के अंदर कैसे करते हैं, ट्रांसपोजिशन सिफर टेक्निक डू नॉट सिंपली रिप्लेस वन अल्फाबेट टू अनदर, रादर दे परफॉर्म सम primation over the plain text alphabet. Rail fence technique and simple column transposition techniques are two special type of transposition cipher. यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करके करते हैं ट्रांसपोजिशन सिफर में, सिंपली अल्फाबेट से रिप्लेस नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास में दो टेक्निक्स हैं, रेल फेंस टेक्निक और दूसरी है एक तो है रेल सिंपल कॉलम ट्रांसपोजिशन टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं, रेल फेंस टेक्निक के अंदर वी अरेंज द प्लेन टेक्स्ट मैसेज एज a sequence of diagonals, then read text row by row and write sequentially. कैसे करेंगे इसको, जैसे हमने मुझे लिखना है, इसमें टेक्स्ट है मेरा, जो टेक्स्ट लिखा था वो था कम होम टुमारो। तो कम होम टुमारो को यहाँ पर जो टेक्स्ट भेजा वो क्या भेजा, सी ए, ये वाला टेक्स्ट भेजा। अब ये टेक्स्ट भेजा तो ये टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या भेजा गया है, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट क्या भेजा गया है ये कैसे समझ में आएगा, इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे, ये कैसे लिखा गया, ये टेक्स्ट कैसे बना है एनक्रिप्टेड, ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडेबल। क्या किया गया है, इसको कैसे बनाया गया, जो वर्ड है उनको एक वर्ड ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से लिखा गया है, रेल फेंस टेक्निक। और जब लिखा गया तो इसको सीधी लाइन में लिखा गया, CMHMTMRO, फिर नीचे वाली लाइन लिखी गई। तो लिखते समय इसको ऐसे जिगजैग में लिखा गया, और फिर जब इसका एनक्रिप्टेड फॉर्म बनाई तो इसको सीधी लाइन में लिखा गया, ऊपर की लाइन फिर नीचे की लाइन। तो ऐसे ही जब ये दूसरी साइड में पहुंचेगा तो वो क्या करेंगे, इसको ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, इसको हाफ हाफ कर दिया जाएगा, बीच में स्पेस कर दिया जाएगा, और फिर आधी आधी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। पहले ऊपर की लाइन, फिर यहाँ से अगली लाइन, फिर एक ऊपर की लाइन, फिर अगली लाइन, फिर इसकी ऊपर की लाइन, फिर इसकी अगली लाइन, ऐसे एक वर्ड इधर से एक वर्ड इधर से, आधा आधा करके, और फिर इसको लिखना शुरू किया जाएगा, फिर उसको रीड करेंगे। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा है सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं, इनको टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, कॉलम में लिख देते, रो वाइज लिखते हैं, कॉलम वाइज कन्वर्ट करते हैं। जैसे यही वर्ड था कम टुमारो, इसको कैसे लिखा, एक रो वाइज लिखा, COME कम टुमारो को हमने 5 कॉलम्स बना दिए, 6 कॉलम्स बना दिए, डिसाइड कर लिया था 5 कॉलम में भेजेंगे, 6 में भेजेंगे, लिख दिया। और फिर जब भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, कॉलम वाइज भेजेंगे, CMR OER MTO EOW HMOA। तो ये जो जाएगा ये समझ में नहीं आएगा, गया टेक्स्ट क्या गया, ये वाला टेक्स्ट गया। लेकिन जब दूसरे एंड पे पहुंचेगा, दूसरे पर्सन के पास में पहुंचेगा, तो उसको क्या मिलेगा, वो कैसे करेगा, वो इसी तरह से इसको कॉलम में लिख लेगा और फिर पढ़ेगा, इस तरह से पढ़ेगा।
तो वो डिक्रिप्ट करके पढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप अपनी तरफ से भी बना के यूज कर सकते हो। अब आती है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कीज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये तो था आप अपनी तरफ से कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें करने के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज होती है जिसमें कीज यूज होती है और कितनी नंबर ऑफ कीज यूज हो रही है उसके बेसिस पर, एंड इसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कितनी कीज यूज हो रही है, इसको क्रिप्टोग्राफी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली आती है इसके अंदर सीक्रेट की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें आता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट की और सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। इस केस के अंदर क्या होता है, इन दिस की ओनली वन की इज यूज्ड एंड second key is used and one key is used for encryption and decryption both। सीक्रेट की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के अंदर सिमेट्री कही जाती है और इसके अंदर एक ही की यूज होती है, उसी की से क्या होता है एनक्रिप्शन होता है और डिक्रिप्शन भी उसी की से होता है। But in such case, both the parties must agree on the key before any transmission begin and nobody else should know about it। इसमें लेकिन कोई और को की नहीं पता होनी चाहिए, दोनों पार्टीज उस की के ऊपर एग्री भी होनी चाहिए। तो इसमें कैसे होता है, प्लेन टेक्स्ट किया एनक्रिप्ट किया सिमेट्रिक की से, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, नेटवर्क है नेटवर्क पे डेटा सिफर टेक्स्ट ट्रांसफर हुआ, सिफर टेक्स्ट गया दूसरी जगह गया, वहां फिर सिमेट्रिक की से सेम सिमेट्रिक की से डिक्रिप्ट हुआ और फिर प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। दूसरी आती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में दो कीज यूज होती हैं, इसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलती हैं। एक की तो एनक्रिप्शन के लिए यूज होती है, दूसरी की डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इन दिस टाइप क्रिप्टोग्राफी टू डिफरेंट कीज कॉल्ड अ की पेयर आर यूज्ड। वन की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड अदर इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। Once someone obtain a key pair, he can communicate with anyone else on the internet in a secure manner. If you have extremely large number, then you have to factor that have prime number. You can generate a pair of key. One of two key is called as public key and other is called private key. The private key remain with you and secret. However, the public key is for general public. It is disclosed to all the parties that you want to communicate. अब इसमें क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेंगे बी की पब्लिक की से। जैसे मुझे आपको मैसेज सेंड करना है तो मेरे पास आपकी पब्लिक की होगी, आपके पास आपकी प्राइवेट की होगी, मेरे पास मेरी प्राइवेट की होगी, लेकिन मेरी पब्लिक की आप सबके पास होगी। तो क्या होगा, अगर मुझे आपको मैसेज भेजना है तो मैं आपकी पब्लिक की से उसको एनक्रिप्ट करूंगी और भेज दूंगी। वो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, नेटवर्क पे मूव करेगा और आपके पास आएगा। अब उस जो आपकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है उसे सिर्फ आपकी प्राइवेट की ही डिक्रिप्ट कर सकती है और कोई उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो आप अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर लोगे और फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लोगे। ऐसे अगर आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो आप मेरी पब्लिक की से उसको एनक्रिप्ट करके भेजेंगे, जिससे मैं अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर पाऊंगी और रीड कर सकती हूँ। तो इस तरह से ये कन्वर्जन करके रीड किया जाता है। द की पेयर इज यूज्ड इन टू डिफरेंट वे। जो की पेयर है वो दो अलग अलग तरीके से यूज होता है। सेंडर यूज द रिसिपिएंट्स पब्लिक की टू एनक्रिप्ट द मैसेज सो दैट ओनली द प्राइवेट की होल्डर कैन डिक्रिप्ट द मैसेज। जो सेंडर है वो सेंडर रिसिपिएंट की पब्लिक की यूज करता है मैसेज को एनक्रिप्ट करने में, जिससे कि सिर्फ जो रिसिपिएंट है वही मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके और कोई मैसेज को डिक्रिप्ट ना कर सके, क्योंकि उसी के पास उसकी प्राइवेट की होगी। द सेंडर यूज हिज प्राइवेट की to encrypt a message to which only a sender has access. Anyone who is using public key to decrypt the message can share the message originality. इसके बाद एक वर्ड और आता है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? One system of public key cryptography uses a digital certificate to protect the information that you send by attaching a secure signature. एक सिक्योर सिग्नेचर से आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके भेज सकते हो, उसे कहते हैं हम डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है।
A digital certificate, also called digital ID, authenticate your identity uniquely so that people who receive your message must sure that you are the sender. You keep the private part of your digital certificate on your hard disk and private part is available to all. इसमें आपको कीज मिल जाती हैं प्राइवेट की और पब्लिक की। तो जब भी आप मैसेज सेंड करेंगे आपकी की से वो ऑथेंटिकेट होके जाएगा मैसेज, जिससे कि आप सामने वाले को पता चले कि आपने ही वो मैसेज सेंड किया है। तो जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, ऑनलाइन जिनके ट्रांजेक्शन्स चलते हैं, वो लोग डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करा लेते हैं, उनके मैसेजेस एनक्रिप्ट होके जाते हैं, जिससे कि दूसरी पार्टीज को पता रहता है कि राइट पर्सन की तरफ से ही ये मैसेज आया है। ये हमारे एनक्रिप्शन से रिलेटेड टॉपिक्स थे। यहाँ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।